हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। पिछला बार 2018 में जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे उसको इसके वीडियो के माध्यम से पूरा कवर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं कि ध्वनि के पिच किस पर निर्भर करती है। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करती है। पहला क्वेश्चन है आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्ध्य और लय। इसमें पूछा जा रहा है कि पिच जो है वो किस पर निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति। वो पूरा किससे पे डिपेंड करती है ध्वनि का पिच, तो आवृत्ति पे है। आवृत्ति क्या है कि आप जैसे जैसे आवृत्ति को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ध्वनि का क्या होगा, ये जैसे जैसे आप क्या करेगा ध्वनि का पिच भी बढ़ेगा। अब पिच क्या होती है, तो ध्वनि का आवृत्ति बढ़ने से ध्वनि का जो तारत होता है पिच जिसको बोलते हैं वो या तो पतला या मोटा। जैसे लेडीज का आप देखते होंगे ये पतली आवाज़ होता है और ये सब मेंस मतलब जेंट्स सबका मोटा आवाज़ होता है। वो किस पर डिपेंड करता है, तो पिच पर। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आपका अश्रव्य ध्वनि, ये भी पूछा गया है कि अवश्रव्य ध्वनि जो होता है वो क्या होता है। तो अवश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से नीचे, आपसे अगर पूछा जाए, बहुत बार पूछा गया कि अश्रव्य ध्वनि कितना से कितना तक होता है, तो 20 हर्ट्ज से अगर नीचे रहेगा तो वो कौन सा ध्वनि होगा, अवश्रव्य ध्वनि। उसमें आ जाता है आपका श्रव्य ध्वनि, मतलब सुनने लायक। श्रव्य ध्वनि कितना होता है, तो श्रव्य ध्वनि होता है आपका 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, इसको बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। और तीसरा एक होता है आपका प्राश्रव्य ध्वनि। प्राश्रव्य ध्वनि। प्राश्रव्य ध्वनि जो आपका होता है वो 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की ध्वनि होती है, जो फ्लाइंग जेट से जो निकलती है साउंड, वो सब क्या होता है, प्राश्रव्य ध्वनि। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो भी है वो क्या है, प्राश्रव्य ध्वनि। ये बहुत बार पूछा गया, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। बॉर्डर लाइन तत्व के बारे में पूछ रहा है कि बॉर्डर लाइन तत्व पहले क्या होता है। तो बॉर्डर लाइन तत्व उसको बोलते हैं जिस तत्व का डी सबसेल क्या रहता है, या तो वो क्या रहता है, खाली रहता है, वो या तो आंशिक रूप से भरा रहता है। दोनों तरफ से कह सकते हैं, पूरी तरह से खाली नहीं होता। कुछ उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो बाहर से लेने के लिए क्या करते हैं, तो डी सेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन के लिए जगह खाली होती है। तो दोनों तरह से बोल सकते हैं कि वैसा तत्व जिसका डी सबसेल जो है या तो खाली रहते हैं, आंशिक रूप से खाली रहता है, या आंशिक रूप से अब क्या होता है, भरे होते हैं। तो दोनों तरह से बोल सकते हैं, उसको बॉर्डर लाइन तत्व बोलते हैं, डी सबसेल। और इसमें है मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे इसको मेटेलॉइड्स बोला जाता है, जो आपका मेटेलॉइड्स। अब ध्यान रखेंगे मेटेलॉइड्स क्या होता है। तो मेटेलॉइड्स ऐसा तत्व है जिसमें धातुओं और गैर धातुओं दोनों का गुण होता है। इसमें धातु का भी गुण होता है और आपका धातु और गैर धातु दोनों का क्या होता है, इसमें दोनों का गुण होता है, जिसको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। आप ध्यान रखेंगे इसके जो मुख्य जो आपके एग्जाम्पल हैं इस तरह हैं, आप देख लीजिए। बोरॉन आपका एक बॉर्डर लाइन तत्व है। ये बोरॉन है आपका, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, और टेलुरियम हो गया, और एक है पोलेनियम, पीबी जिसको बोलते हैं। आप ये सब जरूर याद रखिए, पोलेनियम, और लास्ट आपका स्टेटिन। ये आपका बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, और टेलुरियम, पोलेनियम और एंटीमनी, ये सब क्या है आपके, आप याद जरूर रख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन किसी चार को एग्जाम्पल दे दिया है, इसमें एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन इस आते ही आते हैं। तो आप कौन सा देख लीजिए ऑप्शन, पोलेनियम तो है, इसमें पोलेनियम भी है, सिलिकॉन भी है आपका, देखिए बोरॉन भी है, तो कौन सा नहीं है, बिस्मथ क्या आपका एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, आप समझ भी आ गए। इसका डी सबसेल जो है वो खाली रहता है, डी सबसेल क्या रहता है, खाली रहता है। बोरॉन के बिस्मथ क्या होता है, बिस्मथ जो है वो सबसे ज़्यादा समस्थानिक होता है। बिस्मथ के पास जो है
एक बॉर्डर लाइन नहीं तो यार क्या बोला जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा समस्थानिक होता है वो पोलोनियम है। सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके पास होता है? पोलोनियम तत्व के पास सर्वाधिक संख्या में आपका समस्थानिक है। अब बिस्मथ के साथ स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और भी याद रख लिएगा, बोरॉन का छड़ किसमें पाया? शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है परमाणु भट्ठी में, शीतलक के रूप में बोरॉन का छड़ का। अगला क्वेश्चन आपका कि गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? आप देख सकते हैं कि जो एलपी में क्वेश्चन है वो किस लेवल का पूछा जाता है, आपसे डीपली पूछा जाता है। अगर सोचेंगे कि रट के मार देंगे याद करके तो ये संभव नहीं है। अब इसमें कैसे फंस जाएंगे बताइए। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? अब सब कुछ आते हुए भी ये आंसर क्या करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको गति का नियम जानना चाहिए। गति के नियम कितने हैं? तो 3 है पूरे। कौन कौन सा है? तो v बराबर, पहले सबसे पहले आपको गति का नियम पूरा जानना है तो आपको पता चलेगा कि ये बोलना क्या चाहता है। v बराबर यू टी प्लस, पहला नियम यही है। पहला नियम जो है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा नियम है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u बराबर ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा है। और तीसरा आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये 3 गो नियम है। ये पूछा जाएगा कि गति का नियम दिया किसने था? तो याद रखिएगा न्यूटन सब नहीं, ये गैलीलियो ने दिया था। गति का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। आज आप देख ले सब, इसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो बस और आपको क्या करना है, शुरू वाला और लास्ट वाला ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी इक्वेशन का फर्स्ट और लास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये क्या, ये सब तो इक्वेशन ही है ना। तो v बराबर क्या हो गया? वेग और यहाँ समय। अब पहला समीकरण पूछ रहा है तो पहला समीकरण जो है v और समय, v को क्या बोलते हैं? वेग, और t बोलते हैं क्या? समय। तो देखिए पहला है तो पहला में क्या, वेग और समय यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वेग और समय। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वेग और समय। वहीं पर अगर दूसरा हमसे पूछ दिया जाए, दूसरा अगर पूछ देगा कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में बताइए कि दूसरा समीकरण से किसके भी संबंध दर्शाता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट या स्थिति, जो भी बोलिए। आपका यहाँ पे हो गया स्थिति और यहाँ पे क्या है? टाइम। तो ये दोनों के बीच क्या बोलता है? संबंध दर्शाता है। अगर तीसरा से पूछ देगा तो ये भी क्या है? वेग है, और यहाँ पर क्या स्थिति है। तो तीसरा से वेग और स्थिति का भी तीसरा से बताएगा। तो आप कोई भी अगर इसमें से पूछेगा तो आप आराम से आंसर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। सभी जीन देते हैं, अपने जीन का आधा हिस्सा देते हैं, एक जीन का 1/4 हिस्सा देता है, या एक जीन का 1/3 हिस्सा देते हैं। मतलब जो माता पिता जो है वो अपने जो है बच्चे में कितना जीन का योगदान करते हैं। तो आप याद रखेंगे, देखते हैं किस तरह का डिटेल पूछ रहा है। तो अपने जीन का आधा हिस्सा देता है। कितना? अपने जीन का आधा हिस्सा देता है। जानते हैं लड़का जो पुरुष होता है वही जेंडर डिसाइड करता है, क्योंकि उसके पास 22 प्लस x और y, ये दोनों तरह का क्या होता है? दोनों तरह के रहते हैं पुरुष के पास, और जो महिला के पास होता है ओनली 22 प्लस x होता है। अगर 22 प्लस x से मिला तो लड़की का जन्म होगा, 22 प्लस y और 22 प्लस x मिलेगा तो आपका लड़का का जन्म होगा। ध्यान रखेंगे। और आप जानते हैं कि इसमें 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र जो कितने होते हैं? 23 जोड़ा। अगर नंबर में बात करेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा? 46 नंबर का, 46 नंबर होते हैं, टोटल 46 होते हैं। और अगर जोड़ा में बात करेंगे तो ये 23 आपका 23 जोड़ा होता है गुणसूत्र, ऐसे करेंगे तो 46। और इसमें पूछा जाता है कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये भी बहुत बार पूछा गया, आप ध्यान रखेंगे। जोहानसन ने गुणसूत्र का प्रयोग कब किया था? तो 1905 ईस्वी में सबसे पहले। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए का सबसे छोटा पार्ट क्या है? डीएनए का सबसे छोटा पार्ट ही जीन कहलाता है। जो सबसे छोटा भाग है इसका, उसको क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? मतलब बताना है कि ये कौन सा कथन है जो गलत है। एक तत्व का 1 मोल, एक यौगिक का 1 मोल, एक तत्व का 1 परमाणु, एक यौगिक का 1 परमाणु। आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो गलत है।
तो देखिए एक यौगिक एक परमाणु। अब यौगिक क्या होता है? यौगिक जानते हैं वैसा पदार्थ होता है जो निश्चित अनुपात में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात संयोग से बनता है। तो अगर बताइए 2 से ज़्यादा तत्व रहेगा तो एक परमाणु कैसे उसमें बात करेंगे, नहीं कर सकते। एक तत्व का एक परमाणु हो सकता है। एक यौगिक का एक मोल, मोल क्या होता है? एक यौगिक का एक मोल हो सकता है, होता है। एक तत्व का एक मोल हो जाएगा, लेकिन एक यौगिक का एक परमाणु क्या है, ये संभव नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। मतलब डी नंबर आपका जो ऑप्शन क्या है वो गलत है। आप ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? पुनर्जनन और मुकुलन मतलब दोनों तरह का प्रजनन कौन करता है? खमीर, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, हाइड्रा। तो ऐसा जो है जीव एक ही जीव है जो पुनर्जनन से भी अपना क्या करता है, प्रजनन करता है, और मुकुलन से भी प्रजनन करता है। तो हाइड्रा ही एक ऐसा जीव है जो आपका कैसा करता है, पुनर्जनन और मुकुलन। इसमें 2-3 मुख है, आप याद रखेंगे। पुनर्जनन से कितना करता है? 2 जीव है आपका, एक हाइड्रा और एक यीस्ट। एक है आपका हाइड्रा जो अभी ऑप्शन में देख रहे हैं डी नंबर, एक है यीस्ट। ये क्या करते हैं? पुनर्जनन से करते हैं। आप बोलेंगे कि मुकुलन से क्या है, तो मुकुलन से आप याद रखेंगे मुकुलन से 2 ही को करता है आपका। मुकुलन का ध्यान रखेंगे, सॉरी हाइड्रा यीस्ट मुकुलन वाला है। हाइड्रा यीस्ट किसका है? ये मुकुलन का है, यहाँ पे रॉन्ग लिखा गया है। ये हाइड्रा यीस्ट मुकुलन का है, पुनर्जनन से 2 ही करता है। पुनर्जनन का हाइड्रा और प्लेनेरिया, हाइड्रा और प्लेनेरिया आप याद रखेंगे, हाइड्रा और प्लेनेरिया। ये 2 जीव जो है आपके हाइड्रा प्लेनेरिया, ये पुनर्जनन से करते हैं, मुकुलन से हाइड्रा यीस्ट। लेकिन हाइड्रा देख रहे दोनों में कॉमन है, तो वो पुनर्जनन भी से भी प्रजनन करता है और मुकुलन से भी जनन करता है। कौन सा? तो हाइड्रा। लेकिन आपको स्पेशली अगर यीस्ट के बारे में पूछ दे कि किससे प्रजनन करते हैं, और ये आगे पूछा भी गया है शिफ्ट में, तो ये कैसे करता है? मुकुलन से करता है। यीस्ट आपका प्लेनेरिया के बारे में पूछ दे कि कैसे करता है, तो पुनर्जनन के तहत करता है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब प्लाज्मोडियम तो जानते हैं, जो आपका प्लाज्मोडियम मच्छर होता है। प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है? एक मच्छर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सत्ता के केंद्र को कहा जाता है। मतलब एक गोलाकार क्या है? दर्पण है, और ये सतह का केंद्र, सत्ता नहीं है ये सतह है। इस सतह कर लीजिएगा इसको, सतह का केंद्र को कहा जाता है। तो सतह का केंद्र को कहा जाता है। आप जानते हैं कि जो हम लोग का अवतल और उत्तल दर्पण मिलता है वो किसको कटिंग, इसको क्या करते हैं, इसको कट करने के बाद ही हम लोग को क्या प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगर आप दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ये समतल दर्पण हो जाएगा, मतलब गोलाकार दर्पण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये गोलाकार दर्पण हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा कि जो ये मेन सेंटर है उसको क्या बोला जाता है? आप जानते होंगे कि अगर आप उत्तल दर्पण का ही बात कर लेंगे या अवतल दर्पण का बात कर लेंगे, तो यहाँ पे जो देख लीजिए, जो सबसे बीच का इसको है, पोल का मतलब क्या होता है? ध्रुव। किसी भी चीज़ का जो मेन बीच केंद्र होगा, सेंटर होगा, वो क्या होगा? वो ध्रुव होगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ध्रुव बोलते हैं। उसको ध्रुव बोलते हैं, जो क्या है? बीच सेंटर में रहता है। और इसमें और भी एक फार्मूला होता है कि आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अब बहुत बार इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका, वक्रता त्रिज्या बटे क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। जो सेंटर इसका बोला जाता है उसको ध्रुव कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गोलाकार दर्पण में ध्रुव। फोकस बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। बहुत बार पूछा गया, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का नहीं या बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था? मतलब वो आकर्षण या प्रतिकर्षण वाला नियम किसने दिए थे? चार्ल्स कूलम्ब, आर्किमिडीज, माइकल फेराडे या चार्ल्स डुफे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चार्ल्स कूलम्ब ने दिया था। कौन दिए थे नियम ये? तो चार्ल्स कूलम्ब ने 2 को नियम दिए थे आकर्षण प्रतिकर्षण वाला। पहला नियम ये बोला था, उसका साथ में फॉर्मूला मैं डिराइव कर देता हूँ। पहला बोले थे कि दो आवेश कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये क्या बोले हैं
कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा दो आवेश, तो दो आवेश मान लेते हैं Q1 चार्ज होगा, ये Q2 चार्ज होगा, उसके क्या होते हैं, बोल रहा है अनुक्रमानुपाती होता है। ये फार्मूला दिया है, अनुक्रमानुपाती मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। पहला नियम दिए थे। दूसरा नियम दिए थे कि जो दो आवेश जो हैं आपका Q1 Q2, इनके बीच या आकर्षण या विकर्षण बल के जो आवेश के बीच दूरी होगा, मतलब मान लीजिए इसके बीच कुछ ना कुछ क्या होगा, दूरी होगा, तो दूरी जो होगा उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब बोल रहे हैं कि जो F होगा यहाँ पे, जो चार्ज के बीच का दूरी होगा उसके क्या होगा, उल्टा जस्ट होगा। आप इसको अगर एक में बनाना चाहेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, F बराबर आपका ये आप लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कर सकते हैं, Q1 Q2 बटे R²। अगर यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर ये हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, तो यहाँ पर एक उसने दिए थे कूलम्ब ने, अगर आप इसको हटाना चाहेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, F बराबर K। अब K कहाँ से आया अभी मैं बता रहा हूँ, K Q1 Q2 बटे R²। K क्या है, K का मान जो है उसने बताए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9। अब ये अब इस कहाँ पे यूज आएगा इसका, तो ये बहुत ज़्यादा आएगा। अगर आपको मान लीजिए दो को चार्ज दे दिया, Q1 चार्ज का कुछ मान दे दिया या Q2 चार्ज का कुछ मान दे दिया, आप पूछ या दूरी दे दिया, उसके बाद पूछ दिया आपको कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना होता था। अगर आप ये फार्मूला भी याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप आराम से बना पाएंगे। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब K का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका पूरा मान होता है 9 × 10 के पावर 9। और देखिए आपका क्या होगा, आवेश का कूलम्ब भी पूछ सकता है। जो आपका आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है, मतलब पॉजिटिव है। धनायन का मतलब क्या होगा, निम्न में से कौन सा एक धनायन है, पॉजिटिव है। हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, अमोनियम कार्बोनेट। तो ये देखिए, अगर आप इस सब में अगर धनायन या ऋणायन निकालना पड़ेगा तो आपको क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको मालूम होना चाहिए, तो भी आप बता सकते हैं कि धनायन है या ऋणायन है। तो आप इसका अमोनिया क्या है, NH4। अब NH4 में क्या है, NH4 अमोनियम नाइट्रोजन। अमोनिया जो है आपका वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा वो धनायन शो करती है। क्या करता है, हमेशा धनायन शो करते हैं। अमोनियम जो है नाइट्रोजन का अस्थायी हाइड्रोक्साइड है। आप जानते हैं अमोनिया जो है वो क्या होता है, अस्थायी हाइड्रोक्साइड है। अमोनिया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विधि से बनाया जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे हाइबर विधि से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है अमोनिया, हाइबर विधि से। बहुत बार पूछा गया है, अब पूरा ध्यान रखेंगे। द्रव अमोनिया का प्रयोग किस में किया जाता है, प्रोशीतक के शीतन में। आप जानते हैं कि जो परमाणु भट्टी में भी अमोनियम का प्रयोग किया जाता है, प्रोशीतलन के लिए, ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया का। ये किससे बनाया जाता है, हाइबर विधि से। बहुत बार पूछा गया, आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, प्रोस्टेट, वृषण, वाइस डिफरेंस या वीर्यपुटिका। प्राथमिक यौन अंग कौन होता है, सबसे पहला देख रहे किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो प्रोस्टेट, वृषण, वाइस डिफरेंस या वीर्यपुटिका। तो वीर्यपुटिका, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सबसे पहला उसका क्या होता है, सबसे पहला कारण है कि अगर आप एक पुरुष हैं तो सबसे पहले वृषण, क्या उसका सबसे पहला मुख्य अंग क्या होगा, वृषण होगा। आप ध्यान रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब इसमें आंसर हम क्या करें। तो उसको क्या बोला जाता है, वृषण या वृषण कोश। इसका दो नाम है, वृषण या वृषण कोश। आप ध्यान रखेंगे, वृषण या वृषण कोश, इसको दो नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि गोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु है। यदि गोल से, क्या बोल रहा है, यदि आपका गोल से प्रतिस्थापित करता है तो क्या है। तो देखिए यहाँ पे
अगर बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, बी की तरह एक समान प्रतिक्रियाशील है, बी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, बी की तुलना में भारी है। तो यहाँ पे सीधा सीधा है कि धातु ए जो है धातु बी को प्रतिस्थापित करता है। तो धातु जो है क्या है, ए किसको कर रहा है, बी को प्रतिस्थापित कर रहा है ना। तो बी की तुलना में अधिक क्रियाशील है कौन, ए। बी की तरह एक समान प्रतिक्रियाशील है, बी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, या बी की तुलना में भारी है। तो किसी को अगर आप मान लीजिए, आप सपोज अगर किसी को वहाँ से आपका क्या प्रतिस्थापित मतलब वहाँ से अपने जगह से हटाना, तो अगर यहाँ पे जो है धातु ए धातु बी को हटा रहा है, तो धातु क्या है, बी के तरह ही है या बी से कम आपका अभिक्रियाशील है। मेनली आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अधिक प्रतिक्रियाशील है। अगर अधिक प्रतिक्रियाशील होगा तब तो धातु ए क्या करेगा, धातु बी को वो प्रतिस्थापित कर पा रहा है, मतलब वो अपने स्थान से क्या कर रहा है, हटा दे रहा है। तो उसके कारण क्या है, अधिक प्रतिक्रियाशील है। अब गोल नहीं, ये घोल है, ये गोल नहीं है, किसी घोल में बात कर रहा है कि किसी घोल में धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करता है। तो धातु क्या होगा, ए जो है आपके बी के तुलना में क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पूछा गया है लास्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण तत्व क्या होता है। देखिए फिर से पीरियोडिक टेबल को क्वेश्चन आ गया है। पिछला बार बहुत ज़्यादा पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया था। संक्रमण तत्व क्या है, क्या होते हैं, वह तत्व जिनमें 3 सबसे बाहरी सेल अधूरे हैं होते हैं, वह तत्व जिनके धातुओं और गैर धातु या घर धातु में दोनों के गुण होते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, गैर धातु के गुण हैं। इनमें सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह तत्व जिनमें 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं। तो आपको ये 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, संक्रमण तत्व वह तत्व बोलते हैं जो 2 सबसे बाहरी सेल क्या होता है, अधूरा होता है। तो सबसे बाहरी सेल का है ना, नंबर ऑप्शन डी में, कि 2 जो सबसे बाहरी सेल होगा वो क्या होगा, भरा नहीं रहेगा, खाली रहेगा। तो उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है। और ये जो आपका अधूरा सेल रहता है वो कौन से सब सेल में आता है, तो डी सब सेल में। आप याद रखेंगे, डी सब सेल जिसका खाली रहेगा वो क्या होगा, संक्रमण तत्व बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। और इसमें वर्ग से कितना था, वर्ग में 3 से 12, वर्ग में आप 3 से 12 तक क्या होते हैं, 3 से 12 में पाए जाने वे बी ब्लॉक का तत्व सभी क्या होता है, सभी संक्रमण तत्व होते हैं। और ये भी पूछा गया है कि आंतरिक संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं। तो एफ ब्लॉक का जो भी आपका वहाँ पर तत्व और धातु या अधातु है एफ ब्लॉक में, वो क्या हो जाएगा, आपका संक्रमण धातु कहते हैं। किसको बोलते क्या, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण। जो एफ ब्लॉक में होता है उसको आंतरिक संक्रमण। लेकिन मुख्य रूप से जो संक्रमण धातु है वो कौन सा है, ब्लॉक डी वाला। ब्लॉक डी वाला जितना होगा वो क्या होगा, संक्रमण धातु है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आप ध्यान रखेंगे। जैसे आपका कॉपर हो गया, कॉपर के बाद जिंक हो गया, आपका चांदी हो गया, कैडमियम हो गया, एक सोना हो गया, और एक आपका पारा हो गया, Hg। आप सभी का शॉर्टकट जरूर याद रखें आपका। तो ये कॉपर हो गया, जिंक, चांदी, कैडमियम, सोना और पारा, ये सब क्या है, आपके संक्रमण तत्व है। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा किसका संयोजन है। मतलब जो आपका जो यांत्रिक ऊर्जा जो बना है वो गतिज ऊर्जा और किस ऊर्जा को मिलाने से बना है। तो आप इसका जो ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, स्थितिज ऊर्जा। अगर आप यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर ही होता है आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दोनों को आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। जैसे मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, मोटर जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा देता है, तो क्या करता है, उससे हम मिल चलाते हैं या किसी को या पंप सेट चलाते हैं तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा दिए, उसमें विद्युत ऊर्जा, और वो जो चीज़ घूमता है उसको क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। जो चीज़ घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। और दोनों का एग्जाम्पल, स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या होगा, स्थिति ऊर्जा उसको बोलते हैं जो रुका रहे, उसको क्या बोलते हैं, जो रुका रहे। तने हुए धनुष, उसमें क्या हो, स्थितिज ऊर्जा होगा। ऊंचाई पे बैठी चिड़िया, उसमें भी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। या तालाब में जल वहाँ पे रुका हुआ, उसमें भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है।
ये गतिज ऊर्जा उसको बोलेंगे जिसमें गति हो, जैसे चलता हुआ गोली या गाड़ी कोई चल रहा है तो उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। इसके कुछ एग्जाम्पल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और रासायनिक ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा, आप ये भी ध्यान रखेंगे, रासायनिक ऊर्जा किसको बोलते हैं, जो बैटरी को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं तो उसमें क्या स्टोर हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा हो जाता है। बाद में हम क्या करते हैं, उसी बैटरी को, जो रिचार्जेबल बैटरी होता है, पानी वाला ही लीड एसिड बैटरी, उसको फिर हम लोग ये फिर से विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा किस में निकलता है, ऊष्मीय ऊर्जा उसको बोलते हैं जैसे परमाणु भट्ठी में क्या बोलता है, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा से ही क्या करता है, बिजली प्राप्त किया जाता है। तो नेक्स्ट चलिए सेकंड आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, मतलब मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जिसमें विचार का संग्रह होता है, क्या चीज़ होता है, विचारों का संग्रह होता है। तो सेरेबेलम, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विचारों का संग्रह मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो कौन सा हिस्से में होता है, तो अग्र मस्तिष्क में होता है। किस में होता है, अग्र मस्तिष्क। आप ध्यान रखेंगे जो अग्र मस्तिष्क है उसी में क्या होता है, आपका विचारों का संग्रह होता है। आप ये भी पूछा गया कि मस्तिष्क का कितना होता है, 3 को भाग होता है। एक अग्र मस्तिष्क हो गया पहला, और दूसरा हो गया आपका मध्य मस्तिष्क, ये दूसरा नंबर हो गया आपका मध्य मस्तिष्क, और तीसरा हो गया आपका जो है मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, मतलब पीछे वाला जो भाग है उसको बोला जाता है पश्च मस्तिष्क। ये आपका पीछे वाला भाग है। यही 3 जो आपका हम लोग का मानव शरीर का जो दिमाग है उसका 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और आपका ये मध्य मस्तिष्क, और लास्ट वाला आपका होता है पश्च मस्तिष्क। ये तीनों पूछा गया था तो आप ध्यान रखेंगे। प्रमस्तिष्क जो है आपका अग्र मस्तिष्क को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अब ये भी ध्यान रखेंगे। अग्र मस्तिष्क को ही क्या बोला जाता है, जिसका 2 नाम है, प्रमस्तिष्क। ऐसे करके भी अग्र मस्तिष्क ना दे के आपको प्रमस्तिष्क भी दे सकता है। तो आप अगर आप देखो प्रमस्तिष्क पूछ दे तो उसी को क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क को ही प्रमस्तिष्क बोलते हैं। तो जो प्रमस्तिष्क है वो मनुष्य शरीर का, जो मनुष्य का दिमाग का क्या है, सबसे बड़ा भाग है। ये प्रमस्तिष्क आपका सबसे बड़ा भाग कौन है, आपका प्रमस्तिष्क। और इसी में क्या होता है आपका जो चिंता का, जो हम लोग कुछ सोच पा रहे हैं, जो कुछ याद करते हैं या प्रेरणा किसी से लेते हैं, प्रेम, घृणा, भय, हर्ष, कष्ट, ये सब किस में किया जाता है, आपका प्रमस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग भी आपका प्रमस्तिष्क है जिसको अग्र मस्तिष्क बोला जाता है। यहीं पर आप कुछ भी सोचते हैं, याद करते हैं, किसी से कुछ भी करते हैं तो सारा का सारा केंद्र कौन है, वो आपका अग्र मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है, ये कौन सा यौगिक उत्पन्न करता है। जब मैग्नीशियम रिबन होता है हवा में जला देते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या उत्पन्न होता है इससे, तो जो आपका उत्पन्न होता है आप ध्यान रखेंगे, जो इससे उत्पन्न होने वाली है वो होता है आपका मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम का क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है जब आप हवा में मैग्नीशियम का रिबन जलाएंगे। और मैग्नीशियम से और भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो यूज हम लोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, पेट में अगर अम्ल ज़्यादा हो गया है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे मैग्नीशियम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है किस में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, पेट का अम्लता को दूर करने के लिए। और पूछा जाता है कि आपका क्लोरोफॉर्म जो होता है, पेड़ में जो क्लोरोफॉर्म होता है उसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम का ये एक आपका क्या है, क्लोरोफिल जो आपका क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का ही एक भाग है। क्या है क्लोरोफिल, उसमें क्या पाया जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो मैग्नीशियम का इसमें पाया जाता है किस में, तो क्लोरोफिल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में मौजूद शैवाल के विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। तो महासागर में जो मौजूद शैवाल है का जो विशाल मात्रा है वो क्या उत्पन्न कर सकता है, नाभिकीय ऊर्जा, मीथेन, महासागर तापीय ऊर्जा या सागर लहर ऊर्जा। तो वो क्या उत्पन्न कर सकता है, जो आपका महासागर में शैवाल है तो वो मीथेन उत्पन्न कर सकता है। क्या उत्पन्न कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो
मीथेन को क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। कौन, तो महासागर में जो शैवाल है, और शैवाल किस श्रेणी का आता है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। सॉरी, ये आपका मीथेन जो है किस श्रेणी का आता है, तो एल्केन। ये भी अभी एल्केन आपका जो 3 इसमें होता है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मीथेन जो किसका भाग है, तो एल्केन का। एक एल्केन होता है, ये भी आप याद रखेंगे। एक आपका एल्किन होता है, एक क्या होता है आपका, एक एल्किन होता है, एक एल्किन होता है, और एक आपका होता है एल्केन लास्ट में, सॉरी एल्काइन। ये तीनों आप याद रखेंगे। एल्केन का फॉर्मूला क्या आता है, CnH2n+2 होता है। किसका, तो एल्केन का। इसका एल्किन का क्या आता है, CnH2n। CnH2n को क्या बोलते हैं, एल्किन। और एल्काइन का क्या आता है, CnH2n-2। इसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। तो जो मीथेन आपका कि हम लोग का किस ग्रुप का है, तो एल्केन ग्रुप का, जिसका फॉर्मूला था CnH2n+2। एल्किन का अगर पूछेगा तो CnH2n होता है, एल्काइंस का CnH2n-2। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। और मीथेन जो आता है, मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है, पूछा गया था, आप ध्यान रखेंगे। मीथेन को क्या बोला जाता है, मार्स गैस भी बोला जाता है। मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है। अब मीथेन का आकृति भी पूछ दिया जाए तो कैसा होता है, समचतुष्फलकीय होता है। मीथेन का आकृति कैसा होता है, समचतुष्फलकीय। एक अभी मैंने शैवाल का चर्चा किया था, तो शैवाल का अध्ययन को क्या बोला जाता है, फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन को क्या बोला जाता है, फाइकोलॉजी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपका। न्यूटन द्वारा गणित की निम्न शाखाओं में से किसका आविष्कार किया था। मतलब न्यूटन ने गणित का किस शाखा का आविष्कार किया था, तर्क, ज्यामिति, गणना जिसको कैलकुलस बोलते हैं, या बीज गणित। तो न्यूटन ने किसका आविष्कार किए थे, कैलकुलस का। कैलकुलस का जो आविष्कार किए थे वो न्यूटन ने किया था। कौन किए थे, न्यूटन ने किए थे कैलकुलस का आविष्कार। आप ध्यान रखेंगे इसको। जिसमें क्या होता है, हम लोग इंटर में पढ़े थे इसको, इंटरमीडिएट में आता है ये आपका कैलकुलस जो है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलेशन जो आता है, किस में आता है, वो आपका इंटर में आता था। आपका बीज गणित का आविष्कार किसने किया था, आप ये भी याद रखेंगे, मूसा। इसका जो किया था मोहम्मद इब्न मूसा। मोहम्मद, आप शॉर्टकट में लिख देता हूँ, मोहम्मद इब्न मूसा। उसने किसका आविष्कार किया था, तो बीज गणित, अलजेब्रा का आविष्कार जो किया था वो मोहम्मद इब्न मूसा किया था। ज्यामिति का किसने किया था, तो यूक्लिड। ज्यामिति का किसने किया था, तो यूक्लिड ने आविष्कार किया था। किसका, ज्यामिति का। और तर्क शक्ति का पूछ दे कि तर्क का किसने किया था, तो अरस्तु ने किया था। तर्क शक्ति का आविष्कार किसने किया है, अरस्तु ने। तर्क शक्ति का आविष्कार किसने किया था, अरस्तु ने। ज्यामिति का यूक्लिड ने किया था। और गणना का तो आप जान रहे हैं न्यूटन ने किया था। बीज गणित का कौन किया था, मोहम्मद इब्न मूसा। चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। एक जो मिश्र धातु होता है वह किसका उदाहरण होता है, विविध मिश्रण का, पायस का, ठोस विलयन का, या कोलाइड विलयन का। तो पूछ रहा है कि जो मिश्र धातु है वो किसका उदाहरण होता है। तब बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप ध्यान रखेंगे। जो मिश्र धातु है आपका उदाहरण जो होता है वो मिश्र धातु किसका उदाहरण होता है, ठोस विलयन का। किसका होता है, ठोस विलयन का जो उदाहरण है आपका एक क्या है, वो मिश्र धातु है। अब ठोस विलयन, एक कोलाइड विलयन। ठोस विलयन और कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन क्या होता है, आप ध्यान रखेंगे। कोलाइड विलयन आपका जो होता है वो आप ध्यान रखेंगे। कोलाइड विलयन में एक होता है विलेयक, या विलायक बोलते हैं उसको, विलायक होता है एक, और दूसरा एक होता है आपका विलय। तो विलय और विलायक क्या होता है, देखिए जैसे आप चीनी और पानी को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, शरबत। तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा तो पानी आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। उसमें विलय कौन हो रहा है, तो चीनी। तो चीनी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलय। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप ध्यान रखेंगे। जो आपका कोलाइड विलयन होता है, एक विलायक होता है, दूसरा विलय होता है। तो विलायक उसको बोलते हैं जो ज़्यादा मात्रा में, जैसे पानी क्या कर रहा है, चीनी को मिला रहा है, तो वो विलायक है। और विलय क्या हो जाएगा, जो चीनी जो मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सूरज की ताप किस क्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो सूरज का ताप हम लोग के पास पहुंच रही है वह किस क्रिया द्वारा पहुंचती है? संलयन, विकिरण, चालन या नन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकिरण के विधि द्वारा, क्योंकि विकिरण ऐसा विधि है जिसमें कोई, क्योंकि ऊपर आप जानते हैं एक जहाँ तक पर्यावरण आपका वायुमंडल है, वायुमंडल के बाद वहाँ पर क्या है आपका वैक्यूम है, निर्वात है, वहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है, लेकिन वह क्या कर सकता है विकिरण वहाँ पर भी सफ़र करता है। आपका निर्वात से होकर ही हम पृथ्वी पर आती है। तो निर्वात में अब ये भी पूछा जा सकता है कि निर्वात में कौन सा क्रिया जो है कि ताप का कौन सा क्रिया जो है वो मतलब चल सकता है, तो निर्वात में तो विकिरण चल सकता है। चालन किस में होता है? तो ठोस में होता है। चालन किस में होता है? ठोस में होता है। संलयन उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, जो जमा होता है जैसे बर्फ का जमना, ये क्या होता है? संलयन होता है। और ठोस का जो गर्म होता है, ठोस जहाँ तक लोहा गर्म होता है तो वो किसके कारण होता है? चालन, क्योंकि एक तत्व दूसरे तत्व को हीट करता है, उसको बोलते हैं चालन। और निर्वात से कौन होके चलता है? तो विकिरण विधि, विकिरण से चलता है। और ध्यान रखेंगे कि पूछा गया कि सूरज का ताप पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो जानते हैं 8.2 मिनट, मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड के अप्रोक्स क्या होता है पृथ्वी, जो सूरज का लाइट है वो पृथ्वी तक आने में समय लगता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें 20 क्वेश्चन पूरे जो है वो शिफ्ट 2 में पूछे गए थे, तो मैंने 20 क्वेश्चन को कवर किया है। तो लास्ट क्वेश्चन है परमाणु नाभिक का प्रथम नियंत्रित कृत्रिम विघटन किसने किया था? परमाणु नाभिक का नियंत्रित और अनियंत्रित, देखिए दो चीज़ होता है इसमें, एक नियंत्रित हुआ, एक अनियंत्रित होता है। अनियंत्रित, ये दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर आप समझ लीजिए। नियंत्रित उसको बोलते हैं जो परमाणु भट्टी जिससे बिजली बनाया जाता है, उसको नियंत्रित मतलब कंट्रोल करके चलाया जाता है। अनियंत्रित किसको बोलते हैं? परमाणु बम। परमाणु बम का जो विस्फोट होता है वो अनियंत्रित होता है, उसमें जान माल का क्या होता है बहुत भयानक नुकसान होता है, तो उसको बोलते हैं अनियंत्रित विखंडन। दोनों में विघटन ही होता है, दोनों में ब्लास्ट ही किया जाता है, लेकिन क्या होता है इसमें नियंत्रित रूप से किया जाता है। उसका टेम्परेचर को क्या करता है, उसको जो न्यूट्रॉन का होता है उसमें 3 न्यूट्रॉन होता है, उसमें 2 को क्या करता है हमेशा सोख लेता है, वही बोरॉन का छड़ जो शीतलक का प्रयोग करते हैं उसको बाहर निकाल लेता है। तो एक जो बनता है उसी से क्या करते हैं, उसी टेम्परेचर से हम लोग बिजली बनाते हैं। और अनियंत्रित में क्या होता है, इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता, सीधा ब्लास्ट करके बस छोड़ दिया जाता है। तो इसको अनियंत्रित परमाणु बोलते हैं। जो परमाणु बम होता है आपका वो अनियंत्रित विखंडन है। नियंत्रित विखंडन क्या, वो किसको बोलते हैं? जो आपका हम लोग परमाणु बिजली घर में है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्रथम कृत्रिम रूप से नियंत्रित रूप से उसका विस्फोट किया था, कौन किया था? गाइगर ने, विल्सन ने, केक्रोक्राफ्ट और रदरफोर्ड। तो किसने किया था आप ध्यान रखेंगे, इसका डी और सी ये दोनों मिल के किया था। किसने किया था? डी और सी दोनों मिल के। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कोक्रेक्राफ्ट। सबसे ज़्यादा इसमें सबसे पहली बार तो किया था, कौन किया था? कोक्रेक्राफ्ट ने किया था। कौन सा? कोक्रेक्राफ्ट। ऐसे परमाणु नाभिक को किसने बनाया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट लेके आपके पास।